नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे G20 देशों की और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग की। इस मुद्दे पर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक 17 से 19 अप्रैल तक गोवा में आयोजित की गई है। इस बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित मूल विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य यानी भारत के वसुधैव कुटुंब के दर्शन पर आधारित है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए सामूहिक रूप से कोरोना महामारी के बाद की एक दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए एक संदेश है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का उद्देश्य उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करते हुए स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और पिछली उपलब्धियों को जारी रखना तथा दुरुस्त करना है, जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में लगे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा करना और एकीकृत कार्रवाई की दिशा में काम करना है। इसलिए G20 देशों की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, इसे समझना और जानना जरूरी है। इसकी शुरुआत हम करेंगे। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जीबी पंत अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील एम रहेजा जी। रहेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे नीति आयोग के स्वास्थ्य क्षेत्र के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मदन गोपाल जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हम बात करेंगे ICMR के पूर्व DG NK गांगुली जी से। गांगुली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत मदन गोपाल जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा G20 देशों का है, भारत की अध्यक्षता का है और एक ऐसा मुद्दा जो दुनिया के लिए मैं कहूं बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य क्षेत्र का सहयोग का। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की भूमिका को, G20 के देशों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, जैसे G20 देश का समूह बना हुआ है जी, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है G20 में स्वास्थ्य के मुद्दों को देखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि G20 के अलावा जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें आपके जो औद्योगिक राष्ट्रों के अलावा जो दूसरे राष्ट्र हैं, करीब 78 राज्य हैं जो आपके राष्ट्र हैं जो आपके ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। तो उसमें भारत है, एशिया है, मध्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका राज्य हैं। जी, इन राज्यों की समस्याओं को जब जब भारत को जब मौका मिला है कि G20 में ले जाने का, कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। जैसे कोविड का जो वैश्विक महामारी जो हमने देखा कि पैंडेमिक के समय कैसे एक दूसरे के सहयोग से हम हमारे सिस्टम्स को प्रभावी ढंग से चला सकते हैं, वो एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत बेहतर अवसर है हम लोगों के लिए कि कैसे हम लोग जो ग्लोबल साउथ है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे यहाँ के जो तकनीकी है, इनोवेशंस हैं, वो कैसे ग्लोबल साउथ की तरफ ले जा सकते हैं। ग्लोबल साउथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक तो आपके विकसित राज्य हैं और दूसरा विकासशील और अविकसित हैं। तो जी, उसमें 78 राष्ट्र ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं और उसके लिए जब हमारी दावादारी में भारत भी ग्लोबल साउथ के उसमें आता है। ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने की दृष्टि से जब हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, तो उसमें काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। हम इसमें बात करें कैसे हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाएँगे, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएँगे, कैसे उसको अफोर्डेबल बनाएँगे, कैसे हम लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की तरफ जाएँगे। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के बारे में आगे जब चर्चा होगी तो उसमें और विस्तार से बात कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। डॉक्टर गांगुली, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि G20 देशों की जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और वैश्विक स्तर पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग की भावना है, उस पर भारत का हमेशा जोर रहा है। जो पहली प्राथमिकता है चर्चा की, उसमें जो विषय है वो स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया। इससे क्या तात्पर्य है? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी, जब मैं ICMR का DG था, हमने 11 ऐसे इमरजेंसी प्रॉब्लम्स यूज किए थे। उस वक्त भी SARS आया था
और हमने उसको झेला था। और हर समय हम पैरालाइज हो जाते थे, हर समय जब ये आता था। तो अब की बार हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की, क्योंकि इंडिया साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग है। हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक्स बना सकते हैं, हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन दुनिया को हर एक कोने में ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी। तो ये जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, इसमें भारत एक लीडरशिप करेगा। और हमारे यहाँ की जो उपलब्धियां हैं, जो रिसर्च है, जो सब कुछ है, सारे अफ्रीकन कंट्री जिनको की वैक्सीन नहीं मिल रही थी, जिनको अच्छी डायग्नोस्टिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अच्छे चिकित्सा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये सबको प्राप्त होगा, यूनिफॉर्मली प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको बढ़ाने के लिए जो एक और चीज मुद्दा ऐड किया गया है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस बग्स का। ये बहुत ही तेजी से फैलता है, दुनिया भर में फैलता है, और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन और कंट्रीज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, नॉन प्रेस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स का लेना जुड़ा हुआ है, जो एनिमल से ह्यूमन में जो इन्फेक्शन आते हैं और रेजिस्टेंस फैलता है, वो सारा जुड़ा हुआ है। और इसमें बहुत डेथ्स होता है, करीब न्यूमोनिया से उससे जो आईसीयू में 48% डेथ होती है अगर सेप्टिसीमिया होता है। तो इस मुद्दे को टैकल किया जा रहा है। और इस मुद्दे के लिए जो और चीज की गई है कि भाई सबको फार्मास्यूटिकल वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हो, उसका एक्सेस बढ़े, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो बहुत फोकस्ड है। फाइनली एक चीज और इसमें क्या है कि जी यूनिवर्सल कवरेज, कि हर एक के साथ सेवा हर एक के पास उपलब्ध हो, और इसके लिए डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लान इंडिया ने बनाया है। इंडिया डिजिटल हेल्थ में इंडिया लीडरशिप कर सकती है, एआई में, मॉडलिंग में, और सो दैट कि हम हर कोने में पहुंचा सकें यूनिवर्सल कवरेज को। और फार्मास्यूटिकल एरिया जो हम लोगों ने पर्टिकुलरली जोड़ा, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल का खजाना है दुनिया के लिए। 80% जेनरिक ड्रग्स भारत से जाते हैं, तो भारत को डिपेंडेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एपीआई वगैरह दूसरे कंट्रीज में ना हो, जी और सारे लोगों को ये फार्मास्यूटिकल कम दामों में उपलब्ध हो और क्वालिटी में उपलब्ध हो, ये भी इसका मुद्दा है। तो बहुत ही फोकस मुद्दा है, इतना फोकस मैंने कभी पहले सुना नहीं था। तो हर चीज एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये जो इसमें भारत को लीडरशिप मिलेगी और भारत लोगों का सेवा कर सकेगा। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम आपने बोला है, जी वन हेल्थ वन वर्ल्ड, ये वाली जो चीज है, ये बिल्कुल सही उतरती है अगर हम इसमें सफल होते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करूं दूसरी प्राथमिकता की, जो G20 देशों के बीच विमर्श का मुद्दा है, खास तौर से जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और गोवा में जिसको लेकर चर्चा हो रही है, एक सत्र चल रहा है, खास तौर पे उस सत्र का जो दूसरी प्राथमिकता है उसमें सुरक्षित, प्रभावी गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा के प्रति उपायों पर विमर्श करना है। इसमें टीकों का मुद्दा है और खास तौर से जो दवा का क्षेत्र है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर सुनील, आप कैसे इस क्षेत्र को देखते हैं, इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने कई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं जिसको लेकर देशों के बीच सहयोग की भावना पर भारत का जोर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? जैसे हमने डिस्कस किया, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन हेल्थ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये हमने कोविड के दौरान भी पाया कि किस प्रकार भारत ने वैक्सीन विकसित किया और विश्व के बहुत से देशों को जब बहुत ज़्यादा इसकी नीड थी, एट द नीड ऑफ द आवर, जी, भारत ने उनको वैक्सीन उपलब्ध किया। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी हेल्थ के सेक्टर के लिए, हेल्थ फॉर ऑल जो हमारा बेसिक थीम है जीडीपी में, हेल्थ फॉर एवरीवन, जी, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर भी अच्छा होना चाहिए, एट ए रीज़नेबल प्राइस, एट ए रीज़नेबल डिस्टेंस। तो यदि आप देखें, भारत के अंदर भी हमारी 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है, एंड देर आर डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ आल्सो।
आप इस बात से सहमत होंगे कि कई बार तो कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता है स्वास्थ्य की अपनी बीमारी के दौरान उपचार करने के लिए। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों की तरफ पूरे विश्व को साथ चलना चाहिए, सभी का सहयोग ज़रूरी है। जैसा हम जानते हैं कि भारत फार्मास्यूटिकल का हब है, विश्व की अधिकतर दवाइयाँ जो भारत बना के एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा कि भारत ने किस प्रकार से अपने सभी विश्व के देशों की हेल्प करी है। सभी ने मिलकर जैसे कोई वैक्सीन डेवलप हुई तो ये होना चाहिए कि भाई कोई भी नया साइंटिफिक रिसर्च होता है, कोई नया दवा रिसर्च में आती है जो कि इफ़ेक्टिव है, वो सभी विश्व के देशों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध होनी चाहिए एट ए रीज़नेबल कॉस्ट। तो ये सभी का कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल ये G20 का ये जो सम्मेलन है इसमें एक बहुत इट्स ए माइलस्टोन टुवर्ड्स द सेम, एंड इंडिया इज़ बीइंग द लीडर इन दिस। आई थिंक वी कैन बी इम्पोर्टेंट टू टेक एवरीवन अलोंग। जैसे हमने देखा है कि हमारे देश की हमेशा से ये रहा है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास जी। तो उसी थीम के साथ हमें हेल्थ फॉर ऑल, वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फैमिली, इस थीम के साथ हमें आगे चलना चाहिए। जी, जाहिर तौर पे जो स्वास्थ्य का मुद्दा है वो दुनिया के लिए और ख़ास तौर से G20 देशों में अगर चर्चा इस मुद्दे को लेकर होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है, वैश्विक GDP का 80% इन देशों के पास है और 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये देश करते हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो मजबूत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो G20 है ही, लेकिन साथ ही दुनिया की एक बड़ी आबादी का चूंकि प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए तमाम स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं वो खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मदन गोपाल जी, जो तीसरा अहम मुद्दा है या प्राथमिकता है इस सम्मेलन के पीछे के उद्देश्य की जो स्वास्थ्य संबंधी है, उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में सुधार के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशंस, इससे क्या तात्पर्य है, क्या आशय है इसका, क्या मतलब है इसका? मदन जी, जैसे हम लोग प्रायः सुनते आए हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दैट इज सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार की जो सेवाएं हैं उसके बारे में बात करते रहे थे। पहले तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है तो हमें समझने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि आप जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको मुहैया कराएं, एक्सेसिबल बनाएं, अवेलेबल कराएं, अफोर्डेबल बनाएं, ताकि उसको जो स्वास्थ्य सेवाओं के या स्वास्थ्य के जो इवेंट है उसके कारण जो आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक क्षति से बचाया जा सके। जी। तो उसी की कड़ी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों में इंश्योरेंस है कि कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर काम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि पहुंच आपको बढ़ानी है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ानी है, उसके कैसे टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के साथ उनका पहुंच बढ़ सके और उसको प्रभावी ढंग से हम लोग क्रियाशील भी कर सके। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसपे काम होना है। उसी की कड़ी में एक जो डिस्कशन होता है कैसे हम बीमा के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, कैसे डिजिटल हेल्थ के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि जैसे आप ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस से लेकर जो आपके यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, सब जुड़ी हुई हैं। जैसे आप डिजिटलाइजेशन और डिजिटल हेल्थ की तरफ जाएंगे तो डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाएंगे। जब डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो डिजिटल रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल आप बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर पाएंगे और जो भी इवेंट्स होंगे और जो डेटा एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जब डिजिटल का माध्यम होता है तो उसके साथ साथ आप टेलीमेडिसिन और दूसरी सेवाओं का भी विस्तार कर पाते हैं, जिससे जो पहुंचविहीन जो क्षेत्र है वहां पे जहाँ पे हमें क्षमता बढ़ानी है हमारे कार्यकर्ताओं की, उसकी भी हम लोग क्षमता बढ़ा पाते हैं उसमें। तो पूरी कोशिश यही है कि किस तरह से हम लोग पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर सकें, जो लोगों की पहुंच में आ सके, लोग जो सुगमता से उपलब्ध हो सके, उसकी गुणवत्ता हम लोग सुनिश्चित कर सके, और जो आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है, जो स्वास्थ्य के कोई भी इवेंट्स होते हैं, आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है, उसका भी हम लोग वो कर सकते हैं। इसी दिशा में सब कार्य कर रहे हैं
और कोशिश है कि एक कंट्री में जो काम किया है तो हम एक दूसरे के एक्सचेंज से कैसे सीख सकते हैं। तो आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम देखा होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जी ये उसी कड़ी में एक वो है। उसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना जो हमारी है, ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं ताकि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जो हमारी जो परिकल्पना है, जो हमारे कटिबद्धता है, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो सके। और ये जो G20 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ केयर को कैसे और बनाना है, कैसे उधर के एग्जाम्पल है एक्सचेंज, जब नॉलेज का एक्सचेंज होगा तो हम लोग जो अभी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जो हमारी जो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है, उस यहाँ की जानकारी वहां कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर गांगुली जी, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन ये मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, क्योंकि हम जब डिजिटल स्वास्थ्य की बात करते हैं, डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, साथ में इनोवेशंस का मुद्दा आता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनोवेशन और खासतौर से डिजिटल हेल्थ इनोवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये इस तरह से होता है भरत जी, जैसे डिजिटल आपको अगर रिमोट में पहुंचना है, जी स्वास्थ्य को लोगों के घर तक पहुंचना है, क्योंकि अस्पतालों में नहीं पहुंचना है। अगर वो घर तक पहुंचता है तो ढेर सारी जानें बचती है। और वहां पर पहुंचने के लिए डिजिटल हेल्थ एक बहुत बड़ा माध्यम है। हर एक के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, हर एक के पास टेलीफोन होता है, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें बहुत तरक्की हुई है, मॉडलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ज़्यादातर डायग्नोस्टिक, करीब 200 डायग्नोस्टिक्स हम रिमोट एरिया में कर सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सस्ते में पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज, और जो टेलीमेडिसिन की बात अभी मदन गोपाल जी ने बोली थी, जैसे कई हमारे, जैसे LV प्रसाद है हमारा आई इंस्टीट्यूट, ये उसी तरह का वो मुहैया करता है अपने सारे सेंटर्स में। उसके करीब 90 से 100 सेंटर्स, अरविंद का ढेर सारे सेंटर्स रिमोट एरिया में, विलेजेस में, वहां पर वो उसी गुणवत्ता से उसको पहुंचाते हैं। और ट्रेनिंग जो होती है इसमें, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में ट्रेनिंग इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, और ट्रेनिंग भी दी जा सकती है डिजिटल हेल्थ के माध्यम से, और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी दी जा सकती है डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। तीसरी चीज है डिजिटल हेल्थ के माध्यम से, क्योंकि एक चीज और इंडिया ने किया है जो दूसरों को सिखा सकती है, यूनिवर्सल केयर हेल्थ केयर का एक बड़ा माध्यम है इंश्योरेंस। जी इंश्योरेंस का मतलब है कि किसी भी तरीके से जो पैसा है वो लास्ट मील तक पहुंचाया जा सके, और वो भी डिजिटल वे से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से वो पहुंच सकती है। एक और चीज जो यहाँ पर नहीं, वो एक अलग से डिस्कशन है G20 का, इस बारे डिस्कशन का मुद्दा, वो होलिस्टिक हेल्थ है। जी होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है, अभी मैंने वर्ल्ड होम्योपैथी डे में जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मेरी आंखें खुली रह गई कि कितना होम्योपैथी ने कितना मॉडर्नाइजेशन किया है, आयुर्वेदा ने कितना मॉडर्नाइज किया है अपने को। सारे डायग्नोस्टिक यूज कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ का वो उसूल यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो मॉडर्न साइंस उपलब्ध करा रही है वो लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो इंडिया में होलिस्टिक हेल्थ भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक मुद्दा है जो कि जी बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है, डॉक्टर दौड़ रहा है। गांगुली, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और इस मुद्दे पे भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बात ब्रांड इंडिया सॉफ्ट पावर की भी हम कर रहे हैं। G20 देशों के बीच में किस तरह से भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अगर आपने बात होम्योपैथी की तो चाहे बात आयुर्वेद की हो, या योगा की हो, या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की हो, किस तरह से दुनिया को भारत ने बहुत कुछ कल्याण के वास्ते देने की कोशिश की है, इसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा आप तीनों से। लेकिन डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब बात हम दुनिया के स्वास्थ्य की कर रहे हैं, G20 देशों के बीच चर्चा ऐसे मुद्दों पर कि स्वास्थ्य को लेकर कैसे आपसी सहयोग हो, जाहिर सी बात है दुनिया के सामने कई बीमारियां ऐसी हैं, आज भी चुनौतियां बनी हुई हैं, व्यापक पैमाने पर लोग उनसे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। जाहिर तौर पर दुनिया को, G20 देशों को आपसी सहयोग की जरूरत है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप देखते हैं फोकस की जरूरत है? हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ है, कोविड-19 का, ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरे विश्व को इफ़ेक्ट किया है, हर एक कंट्री को, डेवलप कंट्री को, अंडर डेवलप को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा। इसके अलावा SARS-2 वायरस जो आया पीछे, आपका स्वाइन फ्लू के टाइम ऐसा हुआ, और इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि हम साथ में सबको सहयोग से आगे बढ़ें। और जैसा हम जानते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है जी। हेल्थ फॉर ऑल। तो आप इससे एग्री करेंगे कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विश्व में हर एक व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, वेयर ही इज़ लिविंग, कास्ट और क्रीड, वॉट एवर इज़। तो डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में भी हमें ऐसा चाहिए कि उनके लिए भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, और इसीलिए इस चीज़ का एम्फेसाइज करना ज़रूरी हो जाता है कि यदि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो वेल टू डू हैं, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग, अगर सब मिल जाते हैं और अपना ये कर्तव्य समझ लें कि हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जी। तो जैसे भारत ने हमेशा से कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा विश्व एक ही परिवार है। तो यदि हम उस तरीके से रहें तो ये एक विन विन सिचुएशन है हम सभी के लिए। लेकिन ये मैं यहाँ पे ये भी एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि डिसीज़ एनीवेयर इज़ डिसीज़ एवरीवेयर। जी। यदि आप सोचते हैं कि कोविड के केसेस यदि किसी कंट्री में आज अधिक हो रहे हैं, तो ये समय दूर नहीं कि वो पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे पहले कोविड सिर्फ चाइना में रहा, लेकिन धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में चला गया, इटली में, फिर वहाँ से पूरे विश्व में, भारत में, USA में, UK में। तो आपने देखा वो किस प्रकार से कुछ एक महीनों के अंदर पूरा विश्व इससे इफेक्ट हो गया। तो यदि हम शुरू में इस बात का ध्यान रखें, जहाँ से ये बीमारी, कोई भी बीमारी अगर कहीं पर है, और हम उसको वहीं पे ही कंटेन कर लें, कंटेनमेंट ऑफ डिसीज़ कर लें, उसके लिए प्रॉपर टाइमली एक्शन ले लें सब मिलकर, तो हम समझते हैं कि इससे हम पूरे विश्व को सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, इनसे सभी को हम डिसीज़ फ्री रख सकते हैं। ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सवाल कैंसर जैसी बीमारी का है, हार्ट संबंधी रोगों का है, डायबिटीज़ की बात की जाए या बीपी की बात की जाए, ऐसे तमाम रोग हैं जो पूरी दुनिया में व्यापक पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं। हाँ, उसका रीज़न ये है कि ओवरऑल जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़ रही है। यदि आप देखें एवरेज लिविंग एज जो है स्विट्ज़रलैंड में 70+ है, यूरोप में भी 70, जापान में तो 79, उससे भी आगे चला गया। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिसीज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स इन द मेट्रो सिटीज़, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। डायबिटीज़, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जो आधुनिक जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, स्ट्रोक, और इसके अलावा कैंसर का होना, रेस्पिरेटरी डिसीज़ का होना, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक तो हमारी जो ओवरऑल लॉन्गेटिविटी बढ़ गई है, दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज लेवल कम हो गया है, स्ट्रेस लेवल अधिक हो गए हैं, एक्सरसाइज करना बंद हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें इसके लिए अवेयरनेस करना जरूरी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये तो हमें टीन एज ग्रुप से या बचपन से ही बच्चों के अंदर इसके लिए हमें जाहिर सी बात करना चाहिए। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर जो आज चुनौतियां हैं, उस पर भी सहयोग की भावना जो है वो देशों के बीच होनी चाहिए। G20 का ये भी एक मकसद है। मदन गोपाल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि गांगुली साहब ने जिस तरफ इशारा किया, जाहिर तौर पे वो भारत की शक्ति भी है और भारत ने उसे दुनिया को दिया भी है। मैं बात योगा की कर रहा हूँ, आयुर्वेद की कर रहा हूँ। योगा और आयुर्वेद की शक्ति को दुनिया मान रही है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा अवसर है मनोज जी कि कैसे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करें, क्योंकि अब जब पश्चिमी देश हैं वहां पे भी जो चिकित्सा पद्धति है वो लोग भी एक होलिस्टिक केयर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं। तो एक अवसर है कि हमारी जो पुरानी विधा है तो उसको कैसे हम लोग उन तक के पहुंचा सके, उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को कैसे हम लोग कैटर कर सके, ये बहुत बड़ा
अवसर है हमारे पास जो हम लोग कर सकते हैं इसमें। उनकी रुचि आई है, इंटरेस्ट आया है, उस तरफ ये करना है कि कैसे हम लोग हमारा एविडेंस बेस्ड रिसर्च करें, ताकि क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी चलती हैं, उस दिशा में काफी काम भी हो रहा है। आयुष मंत्रालय जो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे भी काफी काम कर रहा है, आईसीएमआर भी काफी उनके साथ सहयोग करके काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है। उसीलिए जो एक साइड इवेंट्स हो रहे हैं इसमें आपके G20 में, तो मेडिको वैल्यू टूरिज्म का पहला जो समूह हुआ था आपका, कार्यबल समूह का जो बैठक हुई थी, उसमें मेडिको वैल्यू टूरिज्म के ऊपर भी बैठक हुई थी। उसको प्रोजेक्ट किया था। मुख्य बिंदु तो आपके 3 हैं, लेकिन एक साइड इवेंट्स में आपका मेडिको वैल्यू टूरिज्म जी भी है। तो उसमें हमें काफी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऑफर कर सकते हैं, और इसमें क्या-क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल जो आगे ले जा सकते हैं। और जी बाहर के देशों में भी काफी इसमें रुचि आई है, और इस रुचि को कैसे हम अवसर में पैदा करें, कैसे हम उसको कैटर कर सकते हैं, ये हमारे सामने चुनौती है। और जी उसी दिशा में हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दुनिया कैसे स्वस्थ रहे, कैसे स्वस्थ बने, इसका लक्ष्य भी भारत G20 देशों की अध्यक्षता करते हुए उस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। G20 के देश मिलकर इस भावना के साथ काम करें कि दुनिया के सामने जो बीमारियां चुनौती बनी हुई हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान हो, मिलकर हो। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।